हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखेंगे सामान्य ज्ञान लुसेंट कंप्लीट। ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 18 आज हम देखने वाले हैं, जिसमें पाल वंश और कश्मीर के राजवंश हम सभी को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और देखिए सभी क्वेश्चंस जो यहाँ पर आपके बनते हैं। चोल वंश को लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो लेक्चर नंबर 18 है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे काकतीय वंश और सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय जो है, जिसमें पाल वंश आता है और कश्मीर के राजवंश जो हैं वो सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पर काकतीय वंश की बात करें तो ये चोल शासक में आता है आपका काकतीय वंश, और इसी में हमने यहाँ पर जो भी वंश देखे थे, जैसे यादव वंश है, होयसल वंश है, इन सभी में से ये एक पार्ट है जिसको बोला जाता है काकतीय वंश। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि काकतीय वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा बीटा प्रथम जो हैं वो संस्थापक थे काकतीय वंश के। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? काकतीय वंश का सबसे प्रतापी राजा गणपति था और गणपति की बेटी का नाम आप याद रखिए रुद्रमा देवी। ठीक है, रुद्रमा देवी गणपति की बेटी का नाम था, जो कि काकतीय वंश का सबसे प्रतापी सबसे शक्तिशाली शासक रहा। गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो राजधानी बनाई थी अमकोंड को, और अमकोंड से स्थानांतरित करके वारंगल कर ली। ठीक है, तो पहले अमकोंड थी और फिर उसको बदल करके उसने वारंगल कर ली थी। काकतीय वंश के अंतिम शासक की बात करें तो काकतीय वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र है, इसको आप याद रखेंगे। तो काकतीय वंश के बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। जैसे संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम, और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति और उसकी बेटी का नाम रुद्रमा देवी था। गणपति ने अपनी राजधानी अमकोंड को बनाया और फिर उससे बदल करके वारंगल कर ली, और अंतिम शासक जो काकतीय वंश का रहा उसका नाम था प्रताप रुद्र। अब चलिएगा सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, तो इनके बारे में बात करते हैं। एक एक वंश को देखेंगे। सबसे पहले आता है पाल वंश। पाल वंश का जो संस्थापक है वो है गोपाल, और ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन है। तो पाल वंश का संस्थापक है गोपाल, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी मुंगेर को। किसको? मुंगेर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो सबसे ज़्यादा आपको ये याद रखना है कि अनुयायी के कहाँ और संस्थापक कौन है और राजधानी कहाँ पर है। ये तीनों पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं हर वंश के। तो संस्थापक हैं गोपाल, राजधानी बनाई थी मुंगेर को, और गोपाल जो हैं जो पाल वंश के संस्थापक हैं वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और इन्होंने एक विश्वविद्यालय बनवाया था जो कि ओदंतपुरी में था। ठीक है, तो ओदंतपुरी में जो विश्वविद्यालय बनवाया वो किसने बनवाया था? पाल वंश ने बनवाया था, जो उनके शासक थे। और उनके शासक कौन? गोपाल। अब बात करते हैं पाल वंश के दूसरे शासक की, जिसका नाम है धर्मपाल। तो पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? धर्मपाल है। तो पाल वंश का सबसे प्रतापी जो शासक है, शक्तिशाली शासक है, वो कौन है? धर्मपाल है। और इन्होंने एक विश्वविद्यालय की जो रचना यानी निर्माण कराया था, और वो विश्वविद्यालय कौन सा था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना करवाई थी वो किसने? धर्मपाल ने। और धर्मपाल ही पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, सबसे शक्तिशाली राजा था। एक पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि कन्नौज के लिए एक युद्ध हुआ था जिसको बोला गया त्रिपक्षीय युद्ध। और त्रिपक्षीय युद्ध उसको क्यों बोला गया था? क्योंकि उसमें 3 वंश के राजा थे।
3 वंश के राजा थे जिन्होंने उसमें भाग लिया था। एक तो पाल वंश के राजा, और पाल वंश के राजा कौन थे जिन्होंने उस युद्ध में भाग लिया? धर्मपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने जो है उस त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था जिनका नाम था ध्रुव। एक राष्ट्रकूट वंश के शासक थे वत्सराज, इन्होंने भी उस त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था जो कन्नौज के लिए हुआ था। यानी कि कन्नौज जो स्थान है उसके लिए ये युद्ध हुआ जिसमें 3 वंश के राजा आपस में लड़े, और उसमें जो विजय हुई थी वो हुई थी धर्मपाल की। इसीलिए पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा धर्मपाल कहलाया। राष्ट्रकूट वंश को हमने कंप्लीट किया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जो है सारी वीडियो अवेलेबल हैं। धर्मपाल की उपाधि को आप याद रखिएगा, तो जब इन्होंने त्रिपक्षीय युद्ध को जीता तो इनकी उपाधि पड़ी उत्तरापथ। एक क्या है? उत्तरापथ स्वामी, और दूसरी उपाधि है परम सौगात। इन दोनों उपाधि को आप याद रखेंगे। और एक बात आप याद रखनी है कि उत्तरापथ स्वामी की जो उपाधि इनको दी गई थी धर्मपाल को, वो किसने दी थी? तो वो दी थी सोढ़ल ने। किसने? सोढ़ल ने। और सोढ़ल कौन थे? ये गुजरात के एक कवि थे। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप रिवाइज करिए। जैसे धर्मपाल कौन थे? ये पाल वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी शासक था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? ये धर्मपाल ने कराई थी। कन्नौज के लिए एक युद्ध हुआ था जिसको त्रिपक्षीय युद्ध कहा गया। इसमें 3 वंश के राजाओं ने भाग लिया था। सबसे पहले पाल वंश के राजा धर्मपाल, दूसरे गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा ध्रुव, और राष्ट्रकूट वंश के राजा वत्सराज, जिसमें तीनों में युद्ध हुआ और इसमें पाल वंश के राजा धर्मपाल की विजय हुई। और इसी विजय के उपलक्ष्य में इनकी जो है उपाधि पड़ी उत्तरापथ स्वामी और परम सौगात। जिसने उत्तरापथ स्वामी की इनको उपाधि दी थी उसका नाम था सोढ़ल, और वे एक गुजरात के कवि थे। ठीक है, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अब इसके बाद जो पाल वंश के बात आती है, तो तीसरे जो शासक हैं वो हैं देवपाल। कौन है? देवपाल। और देवपाल के दरबारी कवि का नाम आपको याद रखना है ब्रजदत्त। ठीक है, कौन है? ब्रजदत्त। और ब्रजदत्त जब इनके दरबारी कवि थे तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था लोकेश्वर शतक। क्या नाम था? लोकेश्वर शतक। तो याद रखिएगा, देवपाल कौन थे? पाल वंश के तीसरे शासक थे, और इनके दरबारी कवि ब्रजदत्त थे जिनकी एक पुस्तक थी, उसका नाम है लोकेश्वर शतक। ठीक है, लोकेश्वर शतक। ओदंतपुरी जो बिहार में पड़ता है, उसके प्रसिद्ध बौद्ध मठ की रचना यानी कि निर्माण किसने कराया था? तो ओदंतपुरी में, जो कि बिहार में पड़ता है, यानी कि बिहार का एक स्थान है ओदंतपुरी, उसमें जो बौद्ध मठ बने हुए हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो उनको किसने बनवाया था? तो उसको बनवाया था पाल वंश के शासक ने। और कौन से शासक ने? ये बनवाया था देवपाल ने। ठीक है, अब देवपाल ने जब इनको बनवाया उसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है कि गौड़ी रीति नामक जो साहित्य है, गौड़ी रीति नामक साहित्य विधा का जो विकास किन शासकों के समय में हुआ था? तो ये किन शासकों के समय में हुआ? पाल शासकों के समय में। और पाल शासकों के समय में जब ये गौड़ी रीति नामक साहित्य विधा का विकास हुआ था तो उस समय पर पाल शासक कौन थे? तो उस समय पर पाल शासक का नाम आपको याद रखना है देवपाल थे। ठीक है, अब देखिए, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। जितने भी पाल शासक रहे, यानी कि जो पाल वंश के शासक रहे, वो सभी किसके अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश में कौन कौन आते हैं? पाल वंश का संस्थापक गोपाल और धर्मपाल, उसके बाद आते हैं तीसरे देवपाल। और जितने भी ये पाल वंश के जो शासक रहे वो सभी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद आता है सैन वंश। सैन वंश की अगर बात करें, देखिए पाल वंश के बाद सैन वंश है। सैन वंश की अगर हम बात करें तो एक बात इसको याद रखिएगा कि सैन वंश में से ये जो क्वेश्चन आते हैं उसको यहाँ पर हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा फालतू पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके याद हो जाए।
यहाँ पर सैन वंश के संस्थापक को आप याद रखेंगे सामंत सेन हैं। सैन वंश के संस्थापक कौन है? सामंत सेन। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी नदिया को और वर्तमान में नाम है लखनौती। क्या नाम है? लखनौती। बात करते हैं सैन वंश के संस्थापक सामंत सेन की बात हो गई। अब बात करेंगे विजय सेन के बारे में। तो विजय सेन जो है सैन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। मतलब जब सैन वंश की स्थापना हुई उस समय पर शासक कौन था? सामंत सेन। और उस समय जो सैन वंश था वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं था, लेकिन जब वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया उस समय पर शासक बने विजय सेन। तो विजय सेन जो है सैन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक कहलाए। और किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था शैव धर्म। तो सैन वंश जो है वो शैव धर्म के अनुयायी जो उनके शासक थे उनसे जुड़ा हुआ है। इनके दरबार में एक कवि रहते थे और जो इनके दरबार में कवि रहते थे उनका नाम था श्री हर्ष। क्या नाम था? श्री हर्ष। तो श्री हर्ष जब कवि थे इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था विजय प्रशस्ति काव्य। क्या नाम था? विजय प्रशस्ति काव्य। क्योंकि ये दरबार में रहते थे विजय सेन के, और विजय सेन के जब ये दरबार में रहते थे तो इन्होंने उन्हीं के जीवन के ऊपर एक पुस्तक लिख दी जिसका नाम था विजय प्रशस्ति काव्य। इसको आप बुक को याद रखिएगा, बुक काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। बात करते हैं बल्लाल सेन। बल्लाल सेन कौन थे? तो बल्लाल सेन जो है एक कवि का नाम है जो कि बंगाल में जाति प्रथा और दास प्रथा का अंत करने में सक्षम रहे। तो बल्लाल सेन कौन थे? ये बल्लाल सेन वही थे जो सैन वंश के एक शासक रहे और इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था कि बंगाल में जो जाति प्रथा थी और दास प्रथा थी उसी को इन्होंने समाप्त कर दिया, उसका इन्होंने अंत कर दिया। बल्लाल सेन ने एक पुस्तक लिखी दान सागर और दूसरी थी अद्भुत सागर। ये दो जो हैं पुस्तक हैं जिसको लिखा था बल्लाल सेन ने। जब ये अद्भुत सागर पुस्तक को पूरा नहीं कर पाए, यानी कि दान सागर जो पुस्तक थी वो तो इन्होंने कंप्लीट कर दी, लेकिन अद्भुत सागर पुस्तक को ये कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसको पूरा किया लक्ष्मण सेन ने। किसने? लक्ष्मण सेन ने। तो अद्भुत सागर पुस्तक किसकी है? बल्लाल सेन की। और उसको कंप्लीट किसने किया था? लक्ष्मण सेन ने। और लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव। और जब ये दरबारी कवि थे तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी गीत गोविंद। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गीत गोविंद जो है वो किसकी पुस्तक है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? जयदेव। और जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट रहा। इसको आप जरूर याद रखेंगे कि बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था। बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट लक्ष्मण सेन रहा। और याद रखिए कि हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एक मुख्यमंत्री था। जो हलायुद्ध नाम का एक व्यक्ति था वो लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश था और जिसको मुख्यमंत्री भी बोला जाता था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और देखिए जो शिव की विशाल मंदिर की स्थापना है, शिव के विशाल मंदिर की स्थापना किसने और कहाँ पर करवाई थी? तो देखिए उस मंदिर का नाम है प्रघुग्नेश्वर मंदिर, या फिर बोला जाता है कि शिव का विशाल मंदिर। तो ये बनवाया था विजय सेन ने। और विजय सेन ने कहाँ पर? देवपाड़ा में इसको बनवाया था। तो ये याद रखिएगा कि शिव का विशाल मंदिर जिसको प्रघुग्नेश्वर मंदिर भी बोला जाता है उसका निर्माण विजय सेन के द्वारा कराया गया और देवपाड़ा में यह स्थित है। कश्मीर के राजवंश के बारे में बात करें तो हम इसमें 3 वंश पढ़ने वाले हैं। पहला है कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश और तीसरा पढ़ेंगे लोहार वंश। इसी वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, पहली एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कारकोट वंश। और कारकोट वंश को हिंदू वंश भी बोला जाता है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। कारकोट वंश और हिंदू वंश ये कश्मीर के राजवंश हैं जो कश्मीर में शासन हुआ था।
तो देखिए कारकोट वंश के जो संस्थापक हैं, ठीक है, यानी कि किसने स्थापना की थी, वो की थी दुर्लभ वर्धन ने। तो दुर्लभ वर्धन ने इसकी स्थापना की, कारकोट वंश की। और इनका जो शासनकाल है वो कब से चला, 627 ईस्वी में इन्होंने कारकोट वंश की स्थापना कर दी थी। तो कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, क्योंकि बात की है हमने कश्मीर के राजवंश की, तो इसका मतलब ये है कि इसका जिक्र कहाँ पर मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है। तो एक पुस्तक है राजतरंगिणी, ये आपने पहले पढ़ी होगी कि राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है। तो आप सभी को पता होगा कि राजतरंगिणी पुस्तक है कल्हण की। किसकी? कल्हण की। और कल्हण किसके दरबारी कवि थे? तो कल्हण थे लुहार वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि। उन्होंने लिखा था कि कश्मीर के राजवंश किस तरह से विकास किए, किस तरह से उनके शासक रहे, तो उसके बारे में सारी जानकारी हमको राजतरंगिणी में मिलती है, जिसके लेखक है कल्हण, और ये लुहार वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। अब देखिए दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में ही एक चीनी यात्री कश्मीर की यात्रा पर आया था। वो कौन था? नाम याद रखना है, ह्वेनसांग। कौन? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है कश्मीर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया? तो दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में वो कश्मीर की यात्रा पर आया था, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रतापी शासक कौन रहा? सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड़। ललितादित्य मुक्तापीड़ एक ऐसा शासक था जो कश्मीर के राजवंश में कारकोट वंश जो आता है उसका सबसे शक्तिशाली शासक रहा, सबसे शक्तिशाली राजा रहा। और जो मार्तंड मंदिर है उसका निर्माण भी ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। और ललितादित्य मुक्तापीड़ ने जब इसका मंदिर निर्माण कराया, जिसका नाम था मार्तंड मंदिर, तो वो कराया था अपने ही राज्य कश्मीर में। ठीक है, किसमें? अपने ही राज्य कश्मीर में। अब देखिए उत्पल वंश की बात करें तो उत्पल वंश कारकोट वंश के बाद ही आता है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि हमने क्रम बताया था, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो फर्स्ट वाला कारकोल वंश हमने पढ़ लिया। स्थापना किसके द्वारा हुई थी? दुर्लभ वर्धन के द्वारा। और एक पुस्तक है जिसमें कश्मीर के राजवंश का जिक्र मिलता है, राजतरंगिणी, और लेखक है कल्हण। और कल्हण किसके दरबारी कवि थे? लुहार वंश के राजा जो हर्ष थे उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में। और कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ था, और उसी ने मार्तंड मंदिर की स्थापना कश्मीर में कराई थी। ठीक है, तो उत्पल वंश में हम बात करें तो कश्मीर के कारकोट वंश के बाद आता है उत्पल वंश। संस्थापक का नाम याद रखेंगे, अवंती वर्मन। कौन है? अवंती वर्मन। और अवंती वर्मन ने एक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक नगर की स्थापना जो अवंती वर्मन है उसके द्वारा की गई थी, जिसका नाम था अवंती वर्मन नगर। यानी कि इन्होंने एक नगर का निर्माण कराया, और उस नगर के निर्माण पर इन्होंने जो नाम रखा वो अपने ही नाम पर रख दिया, अवंती वर्मन नगर। इसको याद रखेंगे। तो उत्पल वंश के बाद आता है लोहार वंश। लोहार वंश में हमने अभी पढ़ा था कि जो राजतरंगिणी पुस्तक है वो कल्हण की है, और कल्हण जो है लुहार वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे। इसको आपको जरूर याद रखना है। बार बार इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहे हैं कि ये हर बार क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिल जाता है। लोहार वंश के संस्थापक का नाम याद रखेंगे तो संस्थापक है संग्राम राज। कौन है? संग्राम राज। और लोहार वंश में संग्राम राज के बाद जो जो अनंत राजा था उसने शासन किया। ठीक है, तो उसने शासन किया था जो कि अनंत नाम का राजा था। तो लोहार वंश में संस्थापक कौन है? संग्राम राज। और उनके बाद जो शासन आया वो आया अनंत का। ठीक है, तो राजा अनंत की पत्नी का नाम क्या था? राजा अनंत की पत्नी का नाम था सूर्यमती। क्या नाम था? सूर्यमती। और लोहार वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था हर्ष। और हर्ष ये वही राजा हैं जो जिनके जो दरबारी कवि थे वो थे कल्हण। और कल्हण द्वारा लेखक जो पुस्तक है
वो राजतरंगिणी है, जिसमें चीन के जो कश्मीर का एक इतिहास है, कश्मीर का जो इतिहास है उसकी जानकारी राजतरंगिणी में मिलती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो हर्ष जो थे विद्वान और कवि भी थे। तो जब वे कवि थे तो साथ ही साथ उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, यानी कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। ठीक है, तो हर्ष जो है विद्वान भी थे, कवि भी थे और कई ऐसी भाषाएं थी जिनके वे ज्ञाता थे। हर्ष का दरबारी कवि कल्हण था, जिसकी पुस्तक राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, ये हमने कई बार इस वीडियो में आपको बता दिया है। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन रहा? तो लोहार वंश का अंतिम शासक रहा जिसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। अब देखिए एक वंश और आता है जिसको कहते हैं कामरूप का वर्मन वंश। क्या? कामरूप का वर्मन वंश। तो कामरूप का वर्मन वंश का उदय जो 4वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। कब? 4वीं शताब्दी के मध्य में। और इस वंश का जो संस्थापक है वो माना जाता है पुष्यवर्मन को। किसको? पुष्यवर्मन को। और पुष्यवर्मन ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? वो बनाई प्रागज्योतिष। प्रागज्योतिष नामक स्थान को पुष्यवर्मन ने अपनी राजधानी बनाई, जो कि कामरूप का वर्मन वंश का राजा था। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट नंबर 23 पर हम पहुँचते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राजपूत राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई और उसमें कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से वंश आते हैं, इन सभी को डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले राजपूत राजवंश की उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश को। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था नागभट्ट प्रथम। क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम। और यह है मालवा देश के राजा थे, मालवा देश के शासक थे। और इसी के साथ नागभट्ट प्रथम के बाद जो शासनकाल आता है वो आता है नागभट्ट सेकंड का। और नागभट्ट सेकंड को जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे गोविंद थर्ड, उसने हरा दिया था। ठीक है, तो याद रखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन? नागभट्ट प्रथम। और ये मालवा देश के शासक रहे और वहाँ पर इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कर दी। बाद में नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट के राजा गोविंद थर्ड के द्वारा युद्ध में हरा दिया गया। और प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? मिहिर भोज को आप याद रखिएगा कि मिहिर भोज जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली राजा रहा। और मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। किसको? कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उन सभी पॉइंट को जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी ये वीडियो लगी। और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर हम टोटल ल्यूसेंट सीरीज़ को चलाए हुए हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।